हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। आज के दोनों आर्टिकल्स बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं जो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड? चलो सबसे पहले करते हैं वोकैबलरी। पहला वर्ड है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है? रुकावटें। तो जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको आप क्या बोलोगे? ऑब्स्टिकल्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो वो चीज़ें जो आपकी प्रोग्रेस को क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं, हिंडर करती हैं, रोकती हैं। हिंडर के सिनोनिम्स बताओ मुझे। एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टिमी करती है। यस। आपकी प्रोग्रेस को कंटेन करती है, चेक करती है आपकी प्रोग्रेस को, कर्ब करती है आपकी प्रोग्रेस को, ऑब्स्ट्रक्ट करती है आपकी प्रोग्रेस को, थ्वाट करती है आपकी प्रोग्रेस को, थ्रॉटल करती है आपकी प्रोग्रेस को। इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस को जो चीज़ रोकती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिकल्स। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। बैरियर्स, हर्डल्स, इम्पेडिमेंट्स में डबल स्टार मार्क करो। इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं? रुकावटें। अच्छा, हर्डल्स आपने देखा, कोई रेस होती है, दो लोग रेस कर रहे होते हैं तो बीच बीच में हर्डल्स लगाए जाते हैं, जैसे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, इसके ऊपर से फिर कूद के जाना होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? हर्डल्स। तो हर्डल्स क्या कर रहे हैं? आपकी स्पीड को कम करने के लिए हैं, आपकी रुकावटें हैं। एंटोनिम्स, हेल्प करने वाली चीज़, एड्स, असिस्टेंसेस, एडवांटेजेस, जो चीज़ आपको हेल्प करे। तो डिस्पाइट दी ऑब्स्टिकल्स इन हर पाथ, उसके रास्ते में रुकावटें थी, उसके बावजूद भी वो फोकस्ड थी किस पे? अपने गोल्स पे। एफिलिएट, एफिलिएट मीन साथी, कोई आपसे अटैच्ड है, कोई आपका साथी है, तो वो कौन हो गया? एफिलिएट हो गया। अब इस वर्ड को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हो, इस वर्ड को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हो, इस वर्ड को नाउन की तरह भी यूज़ कर लेते हो। तीनों तरीके से ये वर्ड आपका यूज़ हो जाता है। तो किसी को अटैच करना, कनेक्ट करना, एसोसिएट, पार्टनर। एली वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में है। एली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड। तो दुश्मन को क्या बोलते हैं? बता सकता है वो दुश्मन को क्या बोलते हैं? दुश्मन को बोलते हैं फो, FOE। फो इज व्हाट? एनिमी। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। एंटोनिम, सेपरेट, अलग अलग, डिटैच, अलग अलग कर देना, डिसएसोसिएट कर देना, अलग अलग कर देना। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मिल जाएगी, एसोसिएट करेगी बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स से। यहाँ पे एफिलिएट कैसे यूज़ हुआ है? वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, देखो कॉन्सिक्वेंशियल क्या होती है? कोई चीज़ कॉन्सिक्वेंशियल होती है मतलब इंपॉर्टेंट होती है। समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब वो क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल है। इन लगा दिया, इसका मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कोई चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो क्या है? इनकॉन्सिक्वेंशियल है। लास्ट में AL लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। नॉट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रिवियल है, मामूली सी है। इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है। मामूली का एक वर्ड होता है पेटी है, बहुत ही मामूली सी है। अच्छा, बहुत ही थोड़े से का एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, मियागर। इस वर्ड को डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी लेस, कोई जो बहुत ही कम अमाउंट में है। एंटोनिम, सिग्निफिकेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के कुछ वर्ड्स और देखते हैं, चलो। क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है। एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इनडिस्पेंसिबल है। सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ कैसी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मिस्टेक थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिजल्ट में मिस्टेक इम्पॉर्टेंट नहीं थी। अच्छा, मिस्टेक का एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे ऐसे बहुत बार लिखा होता है बिग ब्लंडर। मैंने क्या कर दिया? एक बिग ब्लंडर कर दिया, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एरर है। ब्लंडर का ऑटोमेटिकली मतलब होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, तो यहाँ पे बिग नहीं लगाते। तो ब्लंडर स्मॉल नहीं हो सकता, ब्लंडर बिग नहीं हो सकता, ब्लंडर सिर्फ ब्लंडर होता है, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। अच्छा, एक सोशल ब्लंडर का एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसको डबल स्टार मार करके लिखिएगा। सोशल ब्लंडर मीन्स आपने सबके सामने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। उसका वर्ड होता है फॉक्सपा। PAS होता है, एस साइलेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एक फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड का मीनिंग क्या है? ये एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, बट इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं, फॉक्सपा। फॉक्सपा का मीनिंग क्या होता है? सोशल ब्लंडर।
नेक्स्ट वर्ड इज लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब क्या, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है मीन्स एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम। एक इसका वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब भी क्या होता है, बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो अनइवन है, डिस्प्रपोर्शनेट है। अनइवन है, बैलेंस नहीं है, एसिमेट्रिकल है। एंटोनिम्स बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, इक्वल है। तो जो एक तरफा कंपटीशन था वो क्या कर रहा था, सिर्फ कुछ ही स्किल्ड पार्टिसिपेंट्स को फेवर कर रहा था। एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निकालना। एक्सट्रैक्ट को वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो, नाउन की तरह भी यूज़ करते हो। जैसे कि आपके जो आर्टिफिशियल जूसेस आते हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, उनमें कहते हैं नेचुरल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब फ्रूट नहीं होते, वो फ्रूट के जूस नहीं होते, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसको सुखाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, फिर डाल देते हैं। नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना। टू रिमूव और टेक आउट स्पेशली बाय एफर्ट और फोर्स। रिमूव करना, विड्रॉ करना, ऑब्टेन करना, निकालना। एंटोनिम्स इंसर्ट करना, एम्बेड करना। तो उन्होंने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल ली, कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल ली, वो मैनेज कर पाए। रेकनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेकनिंग का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन। आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको रेकन कर रहे हो। अब देखो ये V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING है तो किसकी तरह यूज़ हो सकता है, नाउन की तरह यूज़ हो सकता है। तो किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना, कैलकुलेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो देखो पता है ना, असेस। असेस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ की जांच करना। ये सिर्फ वर्ब होता है। एक्सेस, डबल सी आ गया, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना। ये एक्सेस, ये आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, ये वाला एक्सेस होता है। एंटोनिम्स क्या होगा, गेस वर्क है, हैफर्डनेस, अजीब सी चीज़ें, इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। गेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, डबल स्टार करके मार्क कीजिएगा, सरमाइज। अगर आप किसी चीज़ को सरमाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो। तो आफ्टर मच रेकनिंग, बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ आ रही है ना सभी को, वोकैबलरी बहुत अच्छी वोकैबलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। वोकैबलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के आर्टिकल्स बड़े प्यारे हैं, हमको बड़ा मजा आएगा आज के आर्टिकल्स पढ़ने में। अगला वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, कोई आपके घर में पंखा है, वो पंखा क्या हो गया, खराब हो गया। आपने उस पंखे को हटाया, निकाला, उसको रिपेयर किया और वापस लगा दिया। तो आपने पंखे को क्या किया, ओवरहॉल करने के लिए हटाया। ओवरहॉल मीन्स किसी चीज़ को हटाना और एग्जामिन करना और फिर उसमें इंप्रूवमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, ओवरहॉल। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। रीवैम्प बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इम्प्रूव करना, रिफॉर्म, इम्प्रूव करना, रेनोवेट, नया कर देना। एंटोनिम्स, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, कोई भाव ही नहीं दिया। अच्छा, इग्नोर के मुझे दो ईडियम्स बताना। किसी चीज़ को इग्नोर करना इज टर्न अ डेफ ईयर, अपना बहरा वाला कान आपने उसकी तरफ कर दिया। या फिर टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर दिया उसको, अपनी अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दी। दोनों ही इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए, एक कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए, जिससे कि मॉडर्न डिमांड्स को मीट किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स कोई चीज़ क्लियर नहीं है, समथिंग इज नॉट क्लियर। इसका मतलब वो कैसी है, ऑब्सक्योर है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एक वर्ड होता है एम्बिगुअस, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इसमें रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के दो मीनिंग्स निकल सके। मतलब आपको क्लियर नहीं है मैंने कौन से वाले मीनिंग की बात करी। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ या मैं स्लीप की बात कर रही हूँ, सोने की बात कर रही हूँ। एम्बिगुअस मीन्स वेग, मीन्स अनक्लियर। एक और वर्ड होता है इसका, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब भी क्या होता है, वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड। एंटोनिम्स, क्लियर है, ऑब्वियस है, एविडेंट पे डबल स्टार मार्क करो, एविडेंट मीन्स बिल्कुल क्लियर है। तो ऑथर का जो अर्ली वर्क था वो क्लियर नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे क्या मिल गई, पॉपुलैरिटी मिल गई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया ऑब्सक्योर का, यस इट इज़ एन एडजेक्टिव।
एक्सपेडिट करना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करवाना, प्लीज़ एक्सपेडिट द प्रोसेस मीन्स इसको जल्दी जल्दी करवाओ ना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ समथिंग। हेसन करना, एक्सेलरेट करना, क्विकन करना मीन्स जल्दी जल्दी करवाना। एंटोनिम्स, डिले कर दिया, हिंडर कर दिया, रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया। पोस्टपोन की एक वर्ब क्या होती है? पुट ऑफ कर दिया, फ्रेजल वर्ब। पुट ऑफ करने का मतलब भी क्या होता है? पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ इज कैंसिल कर दिया। पुल ऑफ, बताओ, बहुत बार पढ़ा है एडिटोरियल में। पुल ऑफ इज आप सक्सेसफुल हो गए उस काम को करने में, आप सक्सीड कर गए, यू मैनेज्ड टू पुल ऑफ। तो नई टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी हो सकता है अब डेटा एनालिसिस रिसर्च में। स्टालवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क कीजिए। मतलब जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे, हर समय आपके साथ हो, वो आपका कैसा सपोर्टर है? स्टालवर्ट सपोर्टर है। मीन्स एडजेक्टिव, समवन हु इज लॉयबल, सॉरी लॉयल, जिस पे आप भरोसा कर सको, रिलायबल है, विश्वास कर सकते हो, हार्ड वर्किंग है। फिजिकली स्ट्रांग भी इसका मतलब होता है। डिपेंडेबल, आप उस पर डिपेंड हो सकते हो। रोबस्ट है, स्ट्रांग है, स्टेडफास्ट है, आपके साथ बना रहेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एंटोनिम्स, वीक है, अनरिलायबल है, डिसलॉयल है, नहीं विश्वास कर सकते उस पर। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का सालों से। तो इतने सालों से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आती है सभी को? जब भी फॉर लिखा हो और वो टाइम के बारे में बता रहा हो और एक्शन कंप्लीटेड हो, तो जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही कर सकते हैं, और कोई टेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी फॉर या सिंस आपका लगा हो और वो टाइम के बारे में बता रहा हो, एक्शन कंप्लीटेड हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही दोनों टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, हैज़ बीन। इज अगर यहाँ पे यूज़ किया गया होता तो वो गलत होता। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। ब्लर्ट आउट मीन्स मुंह फट की तरह कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ब्लर्ट आउट कर देना। बॉयल डाउन टू मतलब इतना सब कुछ सुन लिया, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि मैं समरी बता देती हूँ तुमको। तो ऑल ऑफ दिस बॉइल्स डाउन टू दिस वन पॉइंट, ये सब कुछ एक ही पॉइंट है। पूरा का पूरा पैसेज ऑथर ने बोल दिया, लेकिन अगर हम बॉयल डाउन करें तो हमें सब एक ही बात समझ में आती है कि ऑथर इसके फ़ायदों की बात कर रहे हैं। तो बॉयल डाउन टू भी समराइज कर देना या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताना। बॉटल अप, ये आपका गला है, आपने अपने गले में क्या किए हुए हैं? इमोशंस छुपा के रखे हुए हैं। बॉटल अप, बंद करके, बॉटल को बंद करके अपने इमोशंस छुपा के रखे हैं, बाहर निकलने ही नहीं दे रहे अपने इमोशंस को। इमोशंस हिडन और सप्रेस्ड। ब्रश ऑफ कर देना, कोई चीज़ थी, आपका ये ब्रश था, आपने उसको ब्रश ऑफ कर दिया, मीन्स ब्रश से हटा दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी उस चीज़ को। ईडियम्स, रोम वॉजेंट बिल्ट इन अ डे, भाई हर चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पेशेंस। हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई चीज़ 2 दिन में नहीं हो सकती, 5 दिन में नहीं हो सकती। इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अ पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स जो तुम सोच रहे हो उसको सबके साथ शेयर तो करो। आस्किंग समवन टू शेयर देयर थॉट्स। कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ले गई क्या तुम्हारी जुबान को? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि भाई तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए हो? कैट गॉट योर टंग। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन्स अपनी बेस्ट कोशिश कर देना, बहुत बढ़िया शुरुआत करना, अपना बेस्ट देना। स्टार्ट इम्प्रेसिवली। बेयर द पाम, बेयर मीन्स मिल गया, पाम मिल गया मतलब आपको प्राइज मिल गया, आप जीत गए। टू विन और टेक द प्राइज। ओके, तो आ जाते हैं आर्टिकल पे। तो आज का आर्टिकल है आप सभी का, राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन। तो जो स्टेम रिसर्च बढ़ती जा रही है वो क्या डिमांड कर रही है, क्या मांग रही है? रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज में जिसमें फिर से एनर्जी डाल दी गई हो, जो फिर से बहुत अच्छा कर दिया गया हो एजुकेशन। स्टेम नाम है क्योंकि कैपिटल से लिखा हुआ है। देखते हैं स्टेम रिसर्च क्या है, आर्टिकल पढ़ के समझ में आएगा। पहले आप रीड करेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ये बहुत ह्यूज चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वाइल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो कि नए जो न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईआईटीज़ हैं, नए आईआईटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो सब हैं ये एक्सपैंड हुए हैं। ये इन्होंने क्या किया है, एक्सेस टू एजुकेशन को एक्सपैंड किया है कि लोगों को एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए। ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ दसों सालों में तो क्या बोल रहे हैं कि हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस, आईआईटीज़, यूनिवर्सिटीज़ बड़े हैं, लेकिन स्टडीज़ क्या दिखाती है, स्टडीज़ दिखाती हैं दैट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इन कॉलेजेस से ग्रेजुएट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उनके अंदर वो बेसिक स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव ऑल्सो वॉइस्ड कंसर्न्स, उन्होंने भी चिंताओं को सामने लेके आए हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्वालिटी को लेके जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। वाइल इंडस्ट्रीज जो होते हैं और जो प्रीमियर, जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको तो टॉप स्टूडेंट्स मिल जाते हैं इन कॉलेजेस से, लेकिन अभी प्रॉब्लम है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में देयर इज़ अ स्ट्रगल, एक संघर्ष है टू फाइंड स्टूडेंट्स, उन बच्चों को ढूंढने का जो कि स्किल्ड हैं। एंड इट इज़ अलार्मिंग, और ये चिंताजनक है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं वो ड्विंडल्ड हो गए हैं। ड्विंडल्ड मीन्स डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं। एट दिस रेट, इस रेट पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऑलरेडी ग्रैपल कर रहे हैं, ऑलरेडी परेशान हैं किससे, फैकल्टी के शॉर्टेज के इशू से, कि फैकल्टीज़ बहुत कम है वहाँ पे, उनको और भी बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आगे आने वाले सालों में। तो ऑथर की जो टोन है पैसेज को लेके वो नेगेटिव है। ऑथर की टोन पेसिमिस्टिक भी हम बोल सकते हैं। ऑथर ने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट करके बाहर निकल रहे हैं उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। चलो टॉप कॉलेजेस हो गए, टॉप इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको तो टॉप क्लास बच्चे मिल जाते हैं, बट बाकी कॉलेजेस, बाकी इंस्टीट्यूशंस का क्या? तो प्रॉब्लम है, फिर फैकल्टी भी शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हायर एजुकेशन में जा ही नहीं रहे। हायर एजुकेशन में जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑथर ने हमको बताई है। समझ आया पैसेज सभी को? चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक तो मुझे फेस वर्ब का सब्जेक्ट बता देंगे सभी लोग, फेस किसके लिए यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरा, हैव वर्ब का सब्जेक्ट बता देंगे। लैक वर्ब का सब्जेक्ट बता देंगे। हैज़ वर्ब का सब्जेक्ट बता देंगे, और यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ हुआ है ये बता देंगे, और इसकी हम पार्सिंग करेंगे। चलिए आंसर बताएंगे। फेस वर्ब का सब्जेक्ट, ये देखो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इंस्टीट्यूशन इसका सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूशंस प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। हैव के ये तीनों सब्जेक्ट हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़, इन तीनों के लिए हैव यूज़ हुआ है। लैक किसके लिए यूज़ हुआ है? अ वास्ट मेजॉरिटी, बहुत सारे बच्चे, अ वास्ट मेजॉरिटी। ये तो V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, नाउन के आगे, नाउन के आगे V1 प्लस ING डायरेक्टली आता है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका हो गया अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स बहुत सारे बच्चे। हैज़ का इसमें यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द नंबर। ये सारा का सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नाउन के आगे फिर से V1 प्लस ING लगा हुआ था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, सभी को पता है अ नंबर ऑफ के आगे तो प्लूरल वर्ब आता है। आ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, तो इसके आगे प्लूरल वर्ब आता है। द नंबर ऑफ का मतलब होता है हम एक संख्या की बात कर रहे हैं, हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ के आगे कैसा वर्ब आता है, सिंगुलर आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया है। इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, दिस एडजेक्टिव, रेट नाउन, इंस्टीट्यूशंस नाउन, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, आर आपका वर्ब हो गया, ऑलरेडी एडवर्ब हो गया, ग्रैपलिंग वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन द आर्टिकल, इशू नाउन ऑफ प्रेपोजिशन, फैकल्टी शॉर्टेज पूरा नाउन की तरह यूज हुआ है, विल वर्ब, फेस वर्ब, इवन आपका एडवर्ब, ग्रेटर एडजेक्टिव, चैलेंजेस नाउन, इन प्रेपोजिशन द आर्टिकल, ईयर्स आपका नाउन, अहेड आपका एडवर्ब। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
चलिए देखते हैं। लार्ज सम्स ऑफ मनी, बहुत ह्यूज अमाउंट अनाउंस, जो इनिशिएटिव्स के लिए अनाउंस किया गया, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट अनाउंस किया गया, लेकिन ये यूज़ ही नहीं होगा अगर हमारे पास क्वालिफाइड टैलेंट ही नहीं होगा। तो ये अंडर यूटिलाइज हो सकता है, कम यूज़ होगा किसके एब्सेंस में, अच्छे टैलेंटेड लोगों के एब्सेंस में। ये जो वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, वाइड स्प्रेड मीन सब जगह फैली हुई प्रॉब्लम है, थ्रेटन्स मीन्स खतरे में डाल रही है द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो ओवरऑल जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी को, उसकी सोसाइटी को, सबको खतरे में डाल रही है। फैब्रिक का मीनिंग होता है मटेरियल, यहाँ पे फैब्रिक का मीनिंग क्या है कि हमारा जो बेस है वो खतरे में जा रहा है। द रूट कॉज, रूट मीन्स मेन, मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, लाइज इन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में। मैनी फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं, आर प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, अपने ही कॉलेज के ही होते हैं, अपने ही कॉलेज के प्रोडक्ट होते हैं, उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं। एंड आर ऑफन प्रेशर्ड, और उनके ऊपर प्रेशर क्या डाला जाता है कि वो बस पेपर्स के पीछे पड़े रहें, वो सिर्फ पेटेंट लाते रहें। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी इस कॉलेज ने बनाई है और इस कॉलेज का इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट है, ये टेक्नोलॉजी इस कॉलेज की ही है। तो कॉलेजेस के लिए पेटेंट लाते रहते हैं जिससे कि कॉलेज की रैंकिंग बनी रहे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ, ये सब किस चीज़ के एक्सपेंस पे होता है, ये सब किस चीज़ के कॉस्ट पे होता है, स्कॉलरशिप एंड पेडागोजी, कि वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है या बच्चों का टीचिंग, उनका टीचिंग स्टाइल ख़राब हो जाता है। पेडागोजी मीन्स वे ऑफ टीचिंग, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं पेडागोजी। दिस रिजल्ट, इससे क्या होता है, पुअर क्वालिटी ग्रेजुएट्स आते हैं, अच्छे क्वालिटी के ग्रेजुएट्स नहीं आते हैं, विद अ डोमिनो इफेक्ट, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे, रिसर्च आउटपुट पे और फैकल्टी की क्वालिटी पे। तो इन सब के ऊपर इसका क्या पड़ जाता है, डोमिनो इफेक्ट पड़ जाता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या है, इसके ऊपर असर पड़ा तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ गया। वाइल अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आउटरीच इनिशिएटिव्स, लोगों तक पहुंच के उनको ट्रेनिंग देना, इंटर्नशिप्स देना, ऑनलाइन कोर्सेज देना, ये जो है इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर देता है, लेकिन ये जो कोशिशें हैं नॉट स्केलेबल इनफ। स्केलेबल इनफ मीन्स इतने बड़े लेवल पे नहीं की जा सकती जिससे कि हम जो इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई डिमांड है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की उसको मीट कर पाए। तो ये जो आर्टिकल है कुछ ब्रॉड आइडियाज़ बताता है राइटर्स के एक्सपीरियंसेस पे ही जो मदद में आ सकते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में फिर से ऑथर की टोन नेगेटिव ही है। ऑथर ने बोला कि होता क्या है, फैकल्टीज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप पेपर्स पब्लिश कराओ, आप हमारे कॉलेज के लिए पेटेंट लेके आओ, तो जिससे क्या होता है वो इन्हीं चीज़ों में इतना बिजी होते हैं कि वो टीचिंग अच्छी नहीं कर पाते, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि टीचिंग उनको अच्छी नहीं की गई है, और इस सब की वजह से चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स कभी कभी हेल्प कर देते हैं, ऑनलाइन टीचिंग हेल्प कर देती है, इंटर्नशिप हेल्प कर देती है, लेकिन इस लेवल पे हेल्प नहीं कर पाती कि जितने लेवल के, जितने ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए उतने ट्रेन प्रोफेशनल्स वो जनरेट नहीं कर पाती। तो ये आर्टिकल आपकी आज मदद करने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, क्या कह रहे हैं ऑथर, तो ये सारे के सारे सजेशंस किस चीज़ को कॉल फॉर मीन्स डिमांड, ये किस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि रीबैलेंसिंग की जाए अभी की कोशिशों की, दोनों को बैलेंस किया जाए और बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए हमारी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको।
प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो हाई क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं सच एज दी IITs, जैसे कि IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, IIITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, NITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और जितने भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार फंड करती है वो रिक्रूट करते हैं, वो जॉब देते हैं लगभग 5% इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल IIT भुवनेश्वर जो है वो एडमिट करता है 60 से कम बच्चों को एक्चुअली फॉर इट्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। उसके कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए हर साल वो 60 से कम बच्चों को एडमिट करता है। इन कंपैरिजन जो कि प्राइवेट कॉलेज है KIIT यूनिवर्सिटी, वो 2000 से ज़्यादा बच्चों को एडमिट करती है एक साल में फॉर द सेम डिसिप्लिन मीन्स सेम कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए। सिमिलर कंपैरिजंस, ऐसे ही कंपैरिजंस किए जा सकते हैं IIT मद्रास और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि SRM और VIT। तो IIT मद्रास बहुत कम बच्चों को लेगा, प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे बच्चों को भर लेते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे हैं जो कि पाइपलाइन में है, मतलब रास्ते में है इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए, मतलब जो जॉब लेंगे इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, वो उन कॉलेजेस से आते हैं जहाँ पे 95% बच्चे पढ़ते हैं। तो जो प्रपोजल्स हैं जो इस आर्टिकल में हम प्रस्ताव देने जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है कि हम इस पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो जो सारे के सारे बच्चे अब जॉब करने के लिए रेडी हो रहे हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको स्किल्ड बनाएं और फोस्टर करें। फोस्टर मीन्स ग्रो करवाने में हेल्प करें, ग्रेटर कोलैबोरेशन की ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप हो, ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिलकर काम किया जाए। कौन कौन साथ मिलकर काम करें? रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के और टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मिलकर काम करें। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हो गई? वही कि जो टॉप कॉलेजेस हैं वो बहुत कम बच्चों को एडमिट करते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को वही एडमिट करती हैं। तो पाइपलाइन में ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से आए हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मेरा मकसद है कि मिलजुल के काम किया जाए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिससे कि बच्चों का फ़ायदा हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हो सके। समझ में आया आर्टिकल सभी को? तो अभी तक हमने पूरा आर्टिकल रीड किया, अब हम क्या करेंगे? स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब सभी को पता है। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ के और मेन आइडिया समझना। चलिए, पैसेज का मेन आइडिया बताएंगे आप सभी लोग मुझे। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। टू मेक द, अब स्किमिंग कर रही हूँ मैं, स्किमिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करने के लिए जो कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उनको टीचिंग इंस्टीट्यूशन हम बोलेंगे, और जहाँ पे रिसर्च होती है, हालांकि वो रिसर्च और टीचिंग दोनों करते हैं, हम उनको रिसर्च बोलेंगे। आइडियाज़ रिसर्च वालों के लिए हैं, टीचिंग वालों के लिए और उन एजेंसीज़ के लिए जो उनके ऊपर ध्यान रखती हैं। सबका मकसद क्या है कि पढ़ाई अच्छे से हो। तो जो प्रपोजल है वो NEP को ऑब्जेक्टिव्स को इको करता है, मतलब उससे मैच करता है, और ANRF से मैच करता है। पहला आइडिया क्या है कि आप रैंकिंग देना बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप आजकल जो कॉलेजेस की रैंकिंग दी जाती है, उनके टीचर्स की रैंकिंग दी जाती है कि कितना रिसर्च पेपर वो पब्लिश कर रहे हैं, वो सबकी रैंकिंग देना बंद करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो आप इतना ज़्यादा जो रिसर्च पेपर के ऊपर जोर डालते हो, इससे क्या होता है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्फ्रेंस में, पब्लिकेशंस में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे प्रेडेटरी आउटलेट्स हैं। प्रेडेटरी का मतलब क्या होता है? जो प्रेडेटरी का वैसे मीनिंग होता है शिकार करना। यहाँ पे प्रेडेटरी वर्ड का मीनिंग क्या है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, आप पैसा दोगे, वो आपका पेपर लिख के दे देंगे। उस तरह का जो सिस्टम चल रहा होता है उसको बोलते हैं प्रेडेटरी आउटलेट्स। पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही था कि ऑथर ने बोला कि हम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस किसको बोलेंगे? जहाँ पे प्रोग्राम ग्रेजुएशन करवाई जाती है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उनको बोलेंगे जहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो ऑथर ने बोला सबसे पहला तरीका ये है कि आप ये जो बीटेक प्रोग्राम्स जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, MBA जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, मतलब जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स किए जाते हैं, MBA नहीं आएगा, बीटेक BBA वगैरह आएगा, वहाँ पे रैंकिंग देना बंद करो। सबसे पहले तो जो रैंकिंग दी जाती है कॉलेज को कि उसने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उसके बेसिस पे उस रैंकिंग को बंद करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप वही बताया कि रैंकिंग देना बंद कर दो। अगला पैराग्राफ स्किम करेंगे, यहाँ बताएंगे मेन आइडिया क्या समझ में आया आपको।
अगले पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला कि आप अब इससे क्या होगा ना, वो लोग रिसर्च नहीं करेंगे, वो लोग टीचिंग पे फोकस करेंगे, इससे बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन को रैंक करना भी चाहते हो ना, तो आप उनको टीचिंग क्वालिटी के बेसिस पे करो, तो इससे प्रेशर कम होगा। कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करे उसके बेसिस पे रैंकिंग देना इज रॉन्ग। तो जब तक बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक क्या करना चाहिए, फैकल्टी को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, रिसर्च पे फोकस नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, रिसर्च आउटपुट कम हो जाएगा, लेकिन इससे एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, रिसर्च की क्वालिटी अच्छी होगी। टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, मेंटोरशिप में टीचर को चेक करना चाहिए, नए नए कोर्सेज लाने चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, पेडागोजी टीचिंग कैसे की जा सकती है। एक तरीका क्या है कि एक पूरा का पूरा टीचिंग का ट्रैक बना दो कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा हायरार्की बना दो, टीचिंग असिस्टेंट्स बना दो, एसोसिएट प्रोफेसर्स बना दो, फुल प्रोफेसर्स बना दो, एक पूरी पूरी हायरार्की बनाओ, बट पूरा फोकस टीचिंग पे होना चाहिए। तो मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था कि टीचर्स का फोकस टीचिंग पे होना चाहिए, ना कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने पे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किस तरह की वहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चे जो ग्रेजुएट बनेंगे वो भी स्किल्ड बनेंगे। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। एंड द लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। स्किमिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, फैकल्टी मेंबर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको आप एनकरेज करो कि वो अपने साथियों के साथ कोलैबोरेट करें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। फंडिंग एजेंसीज हों वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंसेंटिवाइज भी करें। तो ANRF की जो पार्टनरशिप है, ये जो पार्टनरशिप का प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स की को कॉल कर रहा है, डिमांड कर रहा है। इस आइडिया को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि फैकल्टी प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ टीचिंग स्किल्स पर हो और उसके भी पैरामीटर्स हो, मतलब टीचिंग के बेसिस पे ही फैकल्टीज़ को प्रमोट किया जाए। इसको इंसेंटिवाइज किया जाए सरकार की फंडिंग के द्वारा, जिससे कि बहुत बढ़िया बढ़िया टीचिंग के सेंटर्स बने, जैसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च होते हैं, ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेडागोजी हो। टीचिंग के कुछ कंपोनेंट्स को कंपलसरी बनाया जाएगा, इसी तरीके से टीचिंग करी जाएगी। कोलैबोरेशंस किए जाएँ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जॉइंट डिग्री अग्रीमेंट्स करें टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये अग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ वर्कशॉप ही ना हो, स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट्स हो। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर बात बात पे एक ही बात कह रहे हैं। सो दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग। ये सारी की सारी चीज़ बॉयल डाउन टू कर रही है एक ही चीज़ पे कि टीचर का फोकस सिर्फ टीचिंग पे होना चाहिए। आज का जो इन्वायरमेंट चल गया है कि फैकल्टी का या टीचर का प्रमोशन होता है, वो कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, वो कितनी रिसर्च कर रहा है, उसके बेसिस पे इसकी वजह से टीचिंग की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। तो तरीका यही है कि टीचर का प्रमोशन टीचिंग के हिसाब से हो, टीचर की रैंकिंग उसके टीचिंग स्किल्स के हिसाब से हो, इस तरीके के सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पे एक्सीलेंस इन टीचिंग हो, टीचिंग के मेथड्स हो वो टीचर्स को सिखाए जाएँ। ये सारी चीज़ें होंगी तभी हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, वो स्किल्ड होंगे। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? दो आर्टिकल्स नहीं, एक ही आर्टिकल था जिसको हमने दो पार्ट में किया क्योंकि बहुत लॉन्ग आर्टिकल था। अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पे। हाँ जी, टोन पे आ जाते हैं। टोन क्या थी? एनालिटिकल थी, बिल्कुल थी, सोल्यूशन ओरिएंटेड थी, क्रिटिकल भी थी। ऑथर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहे थे कि कॉलेजेस में आजकल क्या चल रहा है। बिल्कुल ऑथर होपलेस भी थे कहीं कहीं स्टार्टिंग की पैसेजेस में। तो स्टार्टिंग के पैसेजेस में ऑथर की टोन पेसिमिस्टिक भी थी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। रूट कॉज क्या है स्किल्ड ग्रेजुएट्स की कमी का? मेन कॉज ऑथर ने क्या बताया? मेन कॉज वही है कि रिसर्च आउटपुट पे ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, टीचिंग क्वालिटी निगलेक्ट हो रही है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने क्या सजेस्ट किया टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपना फैकल्टी प्रमोशन क्राइटेरिया कैसा रखो? ऑप्शंस पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। आप टीचिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करो, रिसर्च आउटपुट पे नहीं, पेडागोजिकल स्किल्स, टीचिंग स्किल्स पे करो। स्टूडेंट परफॉर्मेंस नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, टीचिंग स्किल्स पे। आंसर इज ए। नेक्स्ट, चैलेंज क्या है इनिशिएटिव्स को लेके इंडिया में? चैलेंज वही है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, इतना स्किल्ड टैलेंट मिल पाना मुश्किल है क्योंकि कॉलेजेस में उस लेवल की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग सफिशिएंट स्किल्ड टैलेंट टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स। आंसर इज सी।
नेक्स्ट, लो क्वालिटी रिसर्च आउटपुट होगा तो उस इशू को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे एड्रेस करेंगे कि लो क्वालिटी रिसर्च आउटपुट ना आए, कि क्या किया जाए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए जाएं। देख लेते हैं एक बार लो क्वालिटी रिसर्च आउटपुट के लिए ऑथर ने क्या बोला। तो जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो ऑथर ने बोला था लो क्वालिटी रिसर्च होता है, इससे कुछ प्रेशर कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, रिसर्च आउटपुट कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च लॉन्ग टर्म में टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दिस वाज गिवन एज अ सोल्यूशन। इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं हुई थी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की तो हमने बात ही नहीं करी कहीं। रैंक करेंगे टीचिंग क्वालिटी के बेस पे, इससे लो क्वालिटी रिसर्च आउटपुट का सोल्यूशन कैसे होगा कि रिसर्च आउटपुट भी खराब ना हो। तो रिसर्च आउटपुट भी खराब ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हायर सैलरीज नहीं, हाँ फैकल्टी को और डेवलप करो कि उनका रिसर्च भी अच्छा हो, उनकी टीचिंग स्किल्स भी अच्छी हो। आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच में ऑथर ने डिफरेंस क्या बताया है। टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने वाले होते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे रिसर्च होती है। तो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग को फोकस किया जाता है, नहीं ऐसा तो ऑथर ने बोला ही, ऑथर बोला वहाँ भी टीचिंग नहीं हो रही है। इनके अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं और इनके अंदर रिसर्च फोकस्ड होता है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट होते हैं और ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ऐसा भी मेंशन नहीं है। ये इनका सिलेबस आउटडेटेड होता है, पुराना होता है, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था। आंसर वॉज सी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सभी लोग बताएंगे। चलिए, मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों के ठीक निकले। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब पेशेंस रखो भाई, हर चीज में समय लगता है। डी। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब अपने थॉट्स को शेयर तो करो। ए। कैट गॉट योर टंग, चुप क्यों हो गए अचानक से। बी। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छी शुरुआत करना, सबसे अच्छी कोशिश करना। बेयर द पाम, जीत जाना कुछ। डी, ए, बी, ई एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जिस बच्चे का नाम कल कॉमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा और उस बच्चे के घर ये बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सब लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट में लिखें ही लिखें। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्शन 9.0 अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें 2 से 3 क्लासेस ही हुई हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वो आज ही परफेक्शन 9.0 को स्टार्ट कर लें। आप येस ऑफिसर ऐप पे जाओगे, आपको एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होगा, इसमें आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। परफेक्शन 9.0 की इंट्रोडक्टरी क्लास देख लेना, उससे आपको सारी की सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, सारे परफेक्शन बैचेस, ग्रामर ग्रंथ के बैच, सारे एरर डिटेक्शन, टॉपिक वाइज क्लासेस, सब कुछ मिलेगा एक ही बैच में। आपको अलग से कुछ नहीं लेने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म भी उनको एक्सेस चाहिए, टारगेट बैच भी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें चाहिए, तो दीपावली का ऑफर चल रहा था जो कि 8 नवंबर तक ही है। आप दिवाली कोड यूज़ करेंगे, आपको ये 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऑफर 8 नवंबर तक ही है, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारा कंटेंट, सारी मैगजीन्स, वीकली सारी चेकलिस्ट, सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिलता है। इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।